को प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है। इस मुद्दे पर अगर किसी को डाउट है तो हमसे पहले बात कर लो। किसी को डाउट है कि सेटिस्फाइड हो तुम लोग? बोलो। अच्छा ठीक है, चलो नहीं बोल रहे हो इसका मतलब सेटिस्फाइड है। आज हम लोग पहली प्रॉपर्टी है the particles of matter have spaces between them। यानी अगर कोई मान लो कि यह एक मैटर है ना, तो ये छोटे छोटे कणों का बना होता है। ये तो साफ पहले हमने बताया है आपको। तो इस पार्टिकल के बीच खाली जगह होता है। इसका प्रूफ हम लोग शुगर और वाटर के सॉल्यूशन द्वारा पहले ही दे चुके हैं, हमने दिया है आपको, है ना। इसके कारण को भी हम जानने का प्रयत्न करेंगे। क्यों पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच खाली जगह होता है, यह भी मैं बता दूंगा आपको। आपके सिलेबस में यह नहीं है, लेकिन यह जो क्लास हम कर रहे हैं वो सेवार्थ कर रहे हैं आपका, इसलिए हमारे पास जो भी है वो हम आपको देने का प्रयत्न करेंगे। और आपको लेना है, कितना ज्यादा आप सीख पाते हैं उस पर डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है। The particles of matter have spaces between them। इसका प्रूफ के लिए एक्टिविटी करेंगे, है ना। एक्टिविटी, यह एक्टिविटी पहले से हम कर चुके हैं। इसके लिए एक ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब उसको कहते हैं, ये सारा चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इससे वाकिफ रहें। ग्रेजुएटेड यानी ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब, अ टेस्ट ट्यूब which contains marking of volume 1 2 3 4 1 ml 1 2 3 4 2 ml 1 2 3 4 ml 1 2 3 4, ये 4 ml। इस तरह का मार्किंग किया हुआ। जैसे सिर्फ सुई वगैरह लेते होंगे तो देखते होंगे कि जो नर्स सुई देती है वो दवा का वॉल्यूम उसमें चेक करती है कि कितना ml देना है। तो उसी तरह का एक टेस्ट ट्यूब होता है। इस टेस्ट ट्यूब में मान लो कि आपने 4 ml वाटर लिया है या 3 ml वाटर लिया है। 3 ml वाटर है, 3 ml वाटर लिया, इसमें 2 क्रिस्टल आप डाल रहे हैं शुगर, 2 क्रिस्टल ऑफ शुगर। क्रिस्टल का डिफिनीशन हमने आपको बता रखा है पहले ही, यानी स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ प्योर मैटर। शुद्ध पदार्थ के छोटे छोटे फ्रैगमेंट टुकड़े को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। अब इसमें 2 क्रिस्टल शुगर का डाल दिया, तो जब तक यह सॉलिड रूप में यहां दिखाई दे रहा है तब कुछ क्षण के लिए वाटर लेवल राइज अप करेगा, राइज अप कर जाएगा। लेकिन जब शुगर का क्रिस्टल पूरा के पूरा डिजॉल्व हो जाएगा तो वाटर लेवल पुनः बैक कर जाएगा, वहीं पर आ जाएगा। इसका मतलब जैसे देखो, मान लो कि 2 कण के बीच जगह इतना है, इसमें इतना बड़ा पार्टिकल को हम डालने का प्रयत्न कर रहे हैं तो इसमें एडजस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर यह डिजॉल्व होकर छोटे छोटे कणों में टूट गया तब इस स्पेस बिटवीन पार्टिकल में
यह छोटे छोटे पार्टिकल एडजस्ट हो जाएंगे और वॉल्यूम बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वॉल्यूम का पुनः बैक हो जाना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिसोल्यूशन बता रहा है कि देयर आर सम स्पेसेज बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर रिमेन इन एग्जिस्टेंस, यानी यह एक्टिविटी में वाटर लेवल का नहीं बढ़ना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिसोल्यूशन, यानी शुगर का पूरा के पूरा डिजोल्व होने के उपरांत वाटर लेवल का नहीं बढ़ना, यह प्रमाण दे रहा है कि वाटर जो कि एक मैटर है, वाटर इज अ मैटर, बिल्कुल वाटर एक मैटर है। कैसे कह सकते हो? वाटर इज अ मैटर बिकॉज इट हैज सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। जैसे किसी कंटेनर में रखते हो तो वाटर जगह घेर लेता है और उसका वेट भी बढ़ जाता है, यानी मास बढ़ जाता है। मास और वेट में तो ऐसे फिजिक्स में अंतर होता है, लेकिन यहां पर हम इस बात को कह सकते हैं मास और वेट में डिफरेंस है, जो हम ग्रेविटेशन लेसन में पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो यहाँ पर वाटर लेवल का नहीं बढ़ना ये प्रूफ कर रहा है कि देयर आर सम स्पेसेज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। स्पेस था तभी ना छोटा कण में टूटा, यानी छोटा कण में टूटने के बाद स्पेस में जाके सेटल हो गया। स्पेस अवेलेबल नहीं होता तब सेटल नहीं होता। बड़ा साइज का पार्टिकल था तो सेटल नहीं हो रहा था। वाटर जो कि एक मैटर है, उसके पार्टिकल के बीच खाली जगह है जिसमें शुगर का पूरा पूरा घुल जाने के बाद, यानी छोटे छोटे कणों में टूट जाने के बाद ये छोटे छोटे कण उस स्पेस में सेटल हो रहे हैं, जिसके कारण इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, इसका आयतन नहीं बढ़ रहा है। यानी वाटर में स्पेस है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल है ना। तो इसी आधार पर कहा गया कि देयर आर सम स्पेसेज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर रिमेन इन एग्जिस्टेंस, है ना। इस बात को समझने में कहीं किसी को कोई दिक्कत है? सोनाली है इसमें? हेलो, समझ में आया? हाँ बिल्कुल। इस पर क्वेश्चन किया जाएगा तो अब लिख देंगे ना आप? हाँ चलो ठीक है। तो बस माइक ऑफ रखिए, हमेशा इंश्योर रखो, जब पूछें तब रिप्लाई दो, या किसी को दिक्कत है तो हम मौका देते हैं, पूछो। हाँ बोलो। हाँ मास तो इंक्रीज करेगा ही ना। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसका प्रूफ देते हैं। ये प्रूफ तो हो गया बेटा, लेकिन हम आपके सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। अब स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर क्यों रहता है? सारे मैटर में स्पेस बिटवीन पार्टिकल क्यों होता है? क्या बताऊं या नहीं बताऊं, बोलो। ये सिलेबस से बाहर की चीज है, बोल बताएं।
हाँ बेटा बोलो। अब आ रहा है ना? हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो तो काउज बतावे ना, बोलो। हाँ चलो देखो, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कुछ बातें आप याद रखेंगे। पहली चीज, ये साइंटिफिक थ्योरीज हैं। एज द डिस्टेंस, ध्यान से इसको लिखना भी, एज द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स increases, the forces of attraction dominates dominate over each other। डोमिनेट लिख रहे हैं बेटा, इंक्रीज नहीं लिख रहे हैं, याद इस बात का मतलब समझो। देखो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, और ये जानना बहुत जरूरी है। हम तो समझते हैं कि इसको जानना चाहिए, ये सिद्धांत है। जैसे देखो, अगर जैसे कोई चीज अगर आपसे दूर है तो उसके प्रति आपका अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और वही वस्तु अगर आपके करीब आपके पास आ जाता है तो उसके प्रति अट्रैक्शन धीरे धीरे कमने लगता है। ये नेचर में नियम है ना? तो यहाँ पर हम जो सेंटेंस लिखे हैं, एज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे दो पार्टिकल के बीच की दूरी या दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बढ़ती है, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट्स ओवर 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 फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन, देखो अट्रैक्शन का मतलब, मान लो यह एक ऑब्जेक्ट है और यह एक ऑब्जेक्ट है, ए बी दो ऑब्जेक्ट है। तो अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, दोनों के बीच की दूरी को घटाएगा, खींचेगा एक दूसरे को अपनी ओर। ये अट्रैक्शन हुआ, इसको अट्रैक्शन कहते हैं। और ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच एक ऐसा फोर्स लगे कि दोनों एक दूसरे से दूर जाएं, तो ये रिपल्सन कहलाता है ना? A type of force that decreases the distance between two objects is known as force of attraction, or repulsion, the a type of force that increases the distance between them, between the objects, इसको रिपल्सन और अट्रैक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात हमने आपको समझाया। अब हर ऑब्जेक्ट में, दुनिया का सारा के सारा ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन और रिपल्सन लगता ही लगता है, एकदम ये कॉमन है ना? कैसे, इस पर हम आपको समझाते हैं। इस चीज को समझने के लिए कुछ चीज समझना पड़ेगा, अच्छे ढंग से इसको समझना पड़ेगा, और जब समझोगे तब आपका ज्ञान बहुत ही अच्छा ढंग से साइंस में आगे बढ़ेगा, है ना? अब ध्यान दो जरा सा, दुनिया का हमने अभी कहा at least two forces always become in action in any matter of the universe। कैसे, इस पर भी हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात लिखते हैं, any object of the universe, पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स have या has at least two forces, दो फोर्स अवश्य लगता है, दैट इज अट्रैक्शन और रिपल्शन, और रिपल्सन।
अट्रैक्शन और रिपल्सन दो नए शब्द हैं, दोनों के विषय में हमने चर्चा किया, आपको समझाया। अब यह कैसे लगता है इस पर भी समझो। एवरी मैटर ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना। एवरी मैटर is made up of atoms, and B, every atom has electrons, protons and neutrons। इस सब का नाम तो सुने होंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स have negative charge while protons have positive charge। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। और आप बहुत बचपन से जानते होंगे, क्लाउड फॉर्मेशन में चार्ज के विषय में कुछ प्रॉपर्टी जाननी थी आपको। वहां पर आपको एक बात बताया गया होगा कि सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। एक और क्या बेटा बोलो। आए किस लाइन में बेटा? हाँ अक्टूबर। हाँ चलो, इसको पहले ध्यान से हमारी बात को सुनते जाओ, तब इंटरफेयर हम पूछेंगे तब बोलना। अभी तो हम समझाने में लगे हैं, और पूरा बात जब कंसंट्रेट होकर सुनोगे तो बात समझ में आएगी। 8 क्लास में आपको बताया गया था कि सेम चार्जेज अगर दो निगेटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। जैसे आपको एक क्लास में जैसे मान लो एक पॉजिटिव है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा, दूरी बढ़ेगी। एक पर निगेटिव दूसरे पर भी निगेटिव तो रिपेल करेगा, है ना। एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा। यानी अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर। यहां पर कौन फोर्स है? यहां पर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन। इन दोनों केस में रिपल्सन है, रिपल्सन। रिपल्सन तो सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। जरा सा सोच के देखो, अब हम तुमसे कह रहे हैं एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, यानी सारा के सारा ऑब्जेक्ट में दो तरह का फोर्स लगता है ना, नो डाउट। और एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, और एवरी एटम हैज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ चार्ज का सिद्धांत कहता है सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो यहाँ पर हमने अब देखा, मान लो कि यह एक मैटर का एटम है बेटा, आई दूसरे मैटर का एटम है, तो हर एटम में पॉजिटिव और निगेटिव होगा। देखो एटम का प्रोटॉन बीच में सेंटर में न्यूक्लियस में होता है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है बेटा न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं। तो देखो तो इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट? रिपेल। अच्छा हाँ बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर निगेटिव चार्ज इस पर निगेटिव चार्ज, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच कैसा फोर्स लगेगा बोलो?
रिपल्सन। हाँ, आवाज कम करो, आवाज कम, पहले समझ लो ध्यान से। ये अट्रैक्शन, ये रिपल्सन, ये दोनों केस में रिपल्सन है बेटा। अब देखो जरा सा दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ये रिपल्सन का केस है, रिपल्सन। हम ये बात बताना चाहते हैं इस माध्यम से कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हर ऑब्जेक्ट में लगता है। तो अब देखो दूसरा एक डायग्राम बनाते हैं। ये न्यूक्लियस है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, दूसरे एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, इसका भी निगेटिवली चार्ज, इस एटम के इलेक्ट्रॉन को इस एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज हो गया, और इसके इलेक्ट्रॉन को भी इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, है ना। इसका न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन द्वारा इसका अट्रैक्शन होगा, ये अट्रैक्शन है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्शन। तो देखो तो दुनिया का सारा मैटर एटम का बना हुआ है। तो एटम में दो एटम के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना सोनाली? लग रहा है। तो हमारा जो शरीर या कोई भी चीज बना हुआ है वो एटम से बना है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों है ना। तो देखो अब इसी पर ये सिद्धांत जो हम ऊपर लिखे, एज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट्स। डोमिनेट शब्द का प्रयोग हमने किया है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लो, तो फिर आगे इसको मिटा के बताते। ले लिए? मिटा रहे हैं? फिर यहां से आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, और कुछ चार्ज का प्रॉपर्टी हम तुमको बता रहे हैं इस चीज को सिखाने के लिए। अभी हमने सीखा है सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाएगा, और एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। यानी दुनिया के सारे मैटर में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स लगते हैं। जरा सा सोच लो कि मैटर जब बनता है तो बहुत सारा एटम इकट्ठा होना है। जैसे हमारा हाथ ये एगो मैटर है, ये कलम मैटर है, तो इसमें बहुत सारा एटम एक साथ इकट्ठा है। यानी मैटर तब बनेगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान ज्यादा होगा, और नहीं तो रिपल्सन ज्यादा हो तो दूर जाएगा, दूर जाएगा तो मैटर बनेगा कभी? अगर पार्टिकल ही दूर जाए, एटम ही दूर जाए, फोर्स ऑफ रिपल्सन ही अगर जब बरियार हो जाए, मजबूत हो जाए, तो क्या मैटर बनेगा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं बनेगा। इफ मैटर हैज टू बी फॉर्म, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, है ना। तो यहां पर लिखते हैं, अब इस पर हम बात कर रहे हैं, यानी मैटर बनना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिपल्सन से ज्यादा होना चाहिए। अगला सी लिखे थे, डी देखो यहां पर लिखते हैं, इफ अ मैटर हैज टू बी फॉर्म, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन must be greater than that of the force of repulsion। पहली लाइन को छोड़े हुए हैं हम, अभी उसी पर डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए रिपल्सन को ज्यादा होना चाहिए तब मैटर बनेगा। फिर चार्ज की प्रॉपर्टी कहती है आगे, ई, अगर दो चार्ज के बीच की दूरी घटाओ, दो चार्ज के बीच की दूरी को घटाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर दोनों अपोजिट है, अब अट्रैक्शन पर बात कर रहे हैं, दो चार्ज के बीच की दूरी को घटाओगे तो फोर्स दोनों के बीच लगने वाला
क्या होगा, बढ़ जाएगा, चाहे वह अट्रैक्शन हो या रिपल्सन, दोनों बढ़ेगा। और अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम करते, माने कम करते हो, यानी डिस्टेंस अगर कम करते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बढ़ेगा। अब दूरी बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों कम होगा, है ना। ध्यान देना, एक सिद्धांत कहता है, एज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज increases, then the force of attraction or repulsion decrease करेगा डिस्टेंस बढ़ने पर, while on decreasing the distance between them, the forces of attraction or repulsion increases। ध्यान देना बेटा, डिस्टेंस घटाने पर बड़ा कंट्राडिक्शन, थोड़ा सा बारीकी से सोचना है यहाँ पर। देखो, एज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डिक्रीजेज, घटता है डिस्टेंस बढ़ाने पर। तो यहाँ पर कह रहे हैं हम, एज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इंक्रीजेज द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट, इसीलिए इंक्रीज और डिक्रीज शब्द का प्रयोग नहीं किया, डोमिनेट। वास्तव में डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नीट्यूड अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों का घटेगा, लेकिन दूरी बढ़ाने पर घटेगा तो दोनों, लेकिन अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम होगा, इसीलिए डोमिनेट शब्द यानी प्रभावी होगा, दोनों लगेगा और दोनों के दोनों घटेगा, लेकिन कम घटेगा कि कौन कम घटेगा, अट्रैक्शन कम घटता है और रिपल्सन ज्यादा घट जाएगा दूरी बढ़ाने पर। उसका उल्टा देखो, जब डिस्टेंस घटाओगे, अब अट्रैक्शन ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसके कारण दो एटम करीब आएंगे, करीब आना शुरू होगा, और एक ऐसा क्षण होगा जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर हो जाए। अट्रैक्शन, वह सर्टेन डिस्टेंस जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर हो जाएगा, उतना गैप तो बना रह जाएगा, उतना डिस्टेंस बना रह जाएगा, और यही कारण से स्पेस बिटवीन पार्टिकल एग्जिस्टेंस में रहता है। फिर हम इस पर बात करेंगे। टाइम देखते हैं, आपका टाइम भी आ रहा है ऑफर, आठ 36 हो रहा है। हाँ, है 4 मिनट बेटा। देखो ध्यान दो, अब इसका भी स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट लो। तो कल हमको आप याद दिलाएंगे कि यहां तक बताए थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन पर हमसे आप चर्चा किए थे सर, और ये डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज डिक्रीज और इंक्रीज पर बात किए थे। तो हम अब बात कल करेंगे कि अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों लगा, अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है रिपल्सन पर। तो जब अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है तो जिसके कारण पार्टिकल अब एक दूसरे के करीब आएंगे, और करीब आने पर एक सर्टेन दूरी पर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर हो जाएगा। तो जरा सा उल्टी प्रक्रिया तुम सोच के देखना, उधर से अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो मूव करना शुरू किया, डिस्टेंस बढ़ने पर अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, रिपल्सन कम डोमिनेट करता है। अब उसकी उल्टी प्रक्रिया है कि डिस्टेंस को कम करो तो अट्रैक्शन धीरे 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 कम होता जाएगा और रिपल्सन का बढ़ने का रेट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और एक सर्टेन
डिस्टेंस पर आकर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब उसके बाद पार्टिकल ना तो इधर जाएगा ना उधर जाएगा, तो एक स्पेस बचा रह जाता है। समझ में आया? समझ में आए? हाँ ठीक है बेटा, तो इसका लेक्चर भी आए 1 तारीख से होगा बेटा। उन लोगों के पास सेट अभी नहीं है, सेट बनाया जा रहा है, कैमरा वगैरह खरीदा जा रहा है। ठीक है, मैथ का भी। और ये हमारी कोचिंग की छात्रा की आवाज सुनाई पड़ी, क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति। समझ में आ रहा है बता रहे हैं सो बढ़िया से? तो मैक्सिमम स्टूडेंट को जुड़ने के लिए बोलो अपने दोस्तों को। और रिकॉर्डिंग देख सकती हो बाद में, अभी भूलेगी तो रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्ड कर दे रहे हैं सब।